हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम नवसंवत्सर टॉपिक को पढ़ेंगे। नवसंवत्सर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवसंवत्सर प्रारंभ होता है। इस तिथि से और भी कई लोक परंपराएं, पौराणिक कथाएं और विश्वास जुड़े हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। भारतीय नववर्ष यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम ये सभी महीनों के नाम लेते हैं। ये क्या है? एक अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं। अगर भारतीय कैलेंडर, भारतीय वर्ष के महीनों के नाम अगर हम जानें तो वो क्या होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो ये सारे क्या हैं? भारतीय जो कैलेंडर होता है उसके महीनों के नाम हैं। तो इस पार्ट में इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को, इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। चैत्र का महीना था। प्रातःकाल अखिल और समिधा अपने भाई श्रीकांत के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी बैठक में शेखर ने प्रवेश किया। दो लोगों के बीच बात चल रही थी। किस किस के बीच? अखिल और समिधा के बीच। तभी क्या था? शेखर ने प्रवेश किया उनके बातचीत के बीच। श्रीकांत: नमस्ते शेखर, आओ बैठो। अखिल और समिधा ने भी नमस्ते किया शेखर भैया को। तब शेखर भैया कहते हैं, नमस्ते, साथ ही नववर्ष की बधाई। अखिल और समिधा श्रीकांत आश्चर्य से शेखर की ओर देखते हैं। क्यों? क्योंकि अखिल और समिधा और श्रीकांत जो थे, ये सभी तो क्या 1 जनवरी से नववर्ष को समझते थे कि 1 जनवरी से नववर्ष आरंभ हुआ है। तो ये चैत्र का महीना था, जो कि लगभग जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो लगभग मार्च में पड़ता है ये। तो श्रीकांत: शेखर, नववर्ष बीते तो कितने दिन हो गए हैं और आज कौन सा नववर्ष है? यानी श्रीकांत, अखिल और समिधा 1 जनवरी से ही मानते हैं कि जो नववर्ष होता है वो 1 जनवरी से ही प्रारंभ होता है। शेखर: अरे भाई, आज गुड़ी पड़वा है। यह हमारे देश में प्रचलित विक्रम संवत का प्रथम दिन है। इसी दिन से भारतीय नववर्ष या संवत्सर का आरंभ होता है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। तो क्या है? भारतीय नववर्ष का आरंभ किससे होता है? गुड़ी पड़वा से होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। समिधा बोलती है, अरे यह सब तो हमें पता ही ना था। तब शेखर कहता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया था। भगवान विष्णु भी मत्स्य अवतार के रूप में इसी तिथि को प्रकट हुए थे, और सतयुग के प्रारंभ होने की भी यही तिथि है। तो ये सारी पौराणिक कथाओं का संगम इसी तिथि को हुआ था। अखिल: शेखर भैया, इसे गुड़ी पड़वा क्यों कहते हैं? तो शेखर कहते हैं, गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज या झंडी, और पड़वा कहते हैं प्रतिपदा को। लोक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध कर उसके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था। लोक परंपरा के अनुसार ऐसा माना गया है कि इसी दिन जो श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने अपने वनवास काल के दौरान राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया। बाली वध के पश्चात वहां की प्रजा ने पताकाएं, जिन्हें महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं, फहराकर उत्सव मनाया था। आज वहां आंगन में बसे बांस के सहारे गुड़ी को खड़ा किया जाता है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। श्रीकांत: शेखर, संवत्सर के बारे में कुछ और बताओ ना। शेखर: सुनो, संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और अर्थववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक कालचक्र के रूप में उल्लेख है। श्रीकांत: इसका अर्थ है भारत में समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। शेखर:
नहीं तो क्या, हमारे यहाँ दिनों महीनों की भांति संवत्सरों का भी नामकरण किया गया है, जो 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। यानी जो संवत्सर होते हैं वो 60 वर्ष के बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है। इसके पहले के 2 संवत्सरों के नाम क्या थे? हेमलंब नाम और विलंब नाम। अखिल विक्रम संवत क्या है? शेखर, अखिल विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व सन 57 में किया था। समिधा, क्या तुम्हें हमारे महीनों के नाम पता हैं? समिधा, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो समिधा थी और जो श्रीकांत वगैरह थे, उनको क्या था, महीनों के नाम सिर्फ ये जनवरी फरवरी के ही नाम पते थे कि सिर्फ यही महीनों के नाम होते हैं। तब शेखर ने कहा, बस बस जरा रुको, यह तो तुम ईसवी सन के महीनों के नाम बता रही हो। विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब तो नहीं भूलोगी? समिधा, नहीं भैया, इनमें से कुछ नाम तो मैं जानती हूँ। माँ व्रतों और पर्वों के लिए इन्हें बताती थी। प्राचीन ग्रंथों में संवत्सर चक्र का वर्णन 12 अरे, 300 संधियों, 6 नेमियों और 3 नाभियों के रूप में किया गया है। यह 12 महीने, 360 तिथियों, 1 चंद्रवर्ष, 6 ऋतुओं, बसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत, शिशिर और 3 चातुर्मास, ग्रीष्म, वर्षा, शीत के प्रतीक हैं। शेखर, इन महीनों को चंद्रमास कहते हैं। प्रत्येक माह के 2 पक्ष होते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों को क्या, शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा के बाद भी प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियां कृष्ण पक्ष कहलाती हैं। ये पक्ष कभी 15 दिन के तो कभी 14 दिन के होते हैं, इसलिए चंद्रमास भी घटता बढ़ता रहता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में आपने समझ लिया ये क्या होते हैं। तब अखिल कहता है, शेखर भैया, प्रतिपदा की भांति दूसरी अन्य तिथियों के भी तो नाम होंगे। तब शेखर ने कहा, हाँ, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अपने बहुत सारे घरों में लोग या घर में माताएं पिताएं अष्टमी के, एकादशी के व्रत भी रखती हैं। तो वो ये सभी क्या होती हैं? ये सभी तिथियां होती हैं जिनमें से बहुत सारी तिथियों के व्रत भी रखे जाते हैं। ये तिथियां दोनों पक्षों में होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की 15वीं या माह की 30वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। समिधा, क्या विक्रम संवत पूरे देश में प्रचलित है? शेखर, हाँ, पर कुछ अंतर के साथ। कैसा अंतर? शेखर, उत्तर भारत में विक्रम संवत का आरंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है, इसे चैत्रादि कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में संवत्सर का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है। यानी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन माना जाता है विक्रम संवत्सर को। और इसे क्या कहते हैं? कार्तिक आदि। व्यापारी लोग भी कार्तिक आदि नव वर्ष मनाते हैं, इसलिए वे दीपावली पर नया बही खाता प्रारंभ करते हैं। श्रीकांत, अरे यह तो तुमने बड़ी रोचक बात बताई है। यही नहीं, उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तथा अंत पूर्णिमा से होता है। उत्तर में माह का आरंभ क्या होता है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और अंत पूर्णिमा से होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में माह का आरंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और अंत अमावस्या से होता है। इसे पूर्णिमांत और अमांत कहते हैं। यानी पहले वाले में पूर्णिमा से अंत होता है और दूसरे वाले में अमावस्या से अंत होता है। समिधा, शेखर भैया,
इन तिथियों का पता हमें कैसे चलता है? शेखर, समिधा, इन तिथियों का पता हमें पंचांग से चलता है। पंचांग से तिथि, पक्ष, माह, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति के साथ साथ चंद्रमा एवं अन्य नक्षत्रों की जानकारी मिलती है। आकाश में चंद्रमा की कलाओं को देखकर भी तिथियों का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ सौर वर्ष के साथ साथ चांद वर्ष का उपयोग किया गया है। अखिल, सौर वर्ष और चांद वर्ष में क्या अंतर है? शेखर, यह तो तुम्हें पता होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 से 1/4 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौर वर्ष कहलाती है, जबकि चांद वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। तो इनकी अवधि में अंतर है। सूर्य वर्ष क्या होता है? 365 से 1/4 दिन का, और चांद वर्ष क्या होता है? 354 दिन का, और इसे क्या 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चांद वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चांद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चांद्रमास जोड़ दिया जाता है, और इस मास को क्या कहते हैं? अधिक मास या मलमास या लौंद का महीना कहते हैं। यह चांद्रमास 13 महीने का होता है। समिधा, तो यह बात है, तभी कुछ समय पहले 2 सावन के महीने हुए थे। शेखर, हाँ, कभी कभी आषाढ़ का महीना भी अतिरिक्त होता है, इसलिए एक कहावत है, दुबले और 2 आषाढ़। अखिल, यानी मुसीबत या परेशानी की अवधि का और अधिक बढ़ जाना। अच्छा, ये तो बताओ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कोई दूसरा महत्व भी है? शेखर कहता है, फिर हाँ, चैत्र माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर हमारे यहाँ नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा भी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि क्या कहलाती हैं? शारदीय नवरात्रि, तथा बसंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी और शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा पर्व पर होता है। श्रीकांत, रामनवमी और दशहरा दोनों पर्वों का संबंध भगवान श्री राम से है। रामनवमी उनके जन्मदिन दिवस और दशहरा रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाती हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शेखर, हाँ श्रीकांत, नवरात्रियों का समय शक्ति की पूजा की उपासना के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी अच्छा अवसर है। गुड़ी पड़वा को चैती चांद पर्व के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाई जाती है। तब अखिल पूछता है, ये भगवान झूलेलाल जी कौन थे? शेखर, भगवान झूलेलाल का जन्म विक्रम संवत 1007 को सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान का अंग है आजकल, में नसीरपुर नामक स्थान पर भाई रतन राय के घर में हुआ था। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भावना और एकता के प्रतीक थे। हमारे सिंधी भाई उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शेखर, अब बस भी करो भाई, मुझे यहाँ आए कितनी देर हो गई है। चलो उठो, चलकर दूसरे मित्रों को भी गुड़ी पड़वा, नव वर्ष और चैती चांद की बधाई दें। समिधा, हाँ भैया, हम भी द्वार पर चौक पूरा कर नव संवत्सर का स्वागत करेंगे। सामान्यतः क्या होता है कि सूर्य प्रत्येक चांद्रमास में एक राशि मेष, धनु आदि को पार करता है, जो संक्रांति कहलाती है। किंतु चंद्रमा और सूर्य की असमान गति के कारण ऐसी स्थिति भी आती है कि जब किसी चांद्रमास कोई भी राशि संक्रांति ना हो, ऐसे महीने को अधिक मास मानकर उसके अगले महीने का नाम देते हैं। तो हमने नव संवत्सर टॉपिक में क्या सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष, नव संवत्सर, चैती चांद पर्व, भगवान झूलेलाल, इन सभी के बारे में पढ़ा। जो भी भारतीय नववर्ष होते हैं उनके सारे महीनों के नाम पढ़े। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस पार्ट में क्लियर किया। नव संवत्सर क्या होता है, सूर्य वर्ष, चांद्र वर्ष क्या होते हैं।
तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे ये सारे डाउट्स आप सभी के। आप हिंदी नववर्ष के बारे में भी जानने लगे होंगे। हिंदी नववर्ष के 12 महीनों के नाम क्या होते हैं आप सभी जान गए होंगे। अगर नहीं जाने तो एक बार और उन्हें पढ़िए, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। सूर्यवर्ष चंद्रवर्ष में क्या अंतर होता है उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।